सभी मित्रों को नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने साध्य के प्रति आज सजग हों और उसको प्राप्त करने की दिशा में यथा सामर्थ्य प्रयत्न भी करें और जिससे कि आप अपनी मनाकांक्षा पूर्ण कर सकें। तो मित्रों, आज हम बात क्या करने वाली है, आज मैं कुछ आप लोगों के लिए बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। मैंने एक बहुत ही खास निर्णय आप लोगों के लिए लिया है, ठीक है। और वह क्या निर्णय है, क्या मैं आपके लिए करने वाला हूँ, चूँकि विद्यार्थियों के लिए मैं जो कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक निर्णय किया है कि मैं आप लोगों को कंप्लीट जीएस पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा कि आपका कंप्लीट जीएस में, यानी कि यूपीएससी का कंप्लीट जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4, इनका अगले 12 महीने में कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँ। और इसका कंप्लीट सिलेबस सब कैसे होगा, क्या होगा, इन सभी की परिचर्चा करेंगे। बस अभी तो यही निर्णय लिया है कि इन सभी का कंप्लीटली सिलेबस आपको यूट्यूब पर ही एकदम फ्री पढ़ाने वाला हूँ। और जो भी इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं तो इन सभी की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको यह बता दिया कि क्या करने वाले हैं। हालांकि हम लोग यहाँ अभी जो स्टार्ट करेंगे जीएस 2 से स्टार्ट करेंगे। जीएस 2 से स्टार्ट करने का कारण क्या है यह भी आप सभी लोगों के समक्ष रखूँगा। तो मित्रों, यही कि हम आज से कुछ नया करने वाले हैं। क्या इस लेक्चर की आगे भूमिका रहने वाली है अगले 2.5 घंटे, उसको मैं यही बताने वाला हूँ। 2 से 2.5 घंटे क्या भूमिका रहेगी, क्या रहेगा, उसी के बारे में यहाँ आपको सबसे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखिए, इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये समझने वाले होंगे कि किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी कि कोई भी का मतलब कोई भी का मतलब ये कि पॉलिटी हो, आपका हिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इन्वायरमेंट हो, जो कोई भी सब्जेक्ट हो चारों जीएस में से, उसको कैसे तैयार करना होता है और कैसे आपको तैयार करना है। तो इस चीज को मैं बताऊंगा कि कैसे तैयार करना होता है और कैसे कर। अब मैं यहाँ केवल बताऊंगा ही नहीं, करवाऊंगा भी वो चीज़ कि पीवाईक्यू एनालिसिस करना है तो मैं यहाँ संयम ला करके आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा। मेंस के क्या पीवाईक्यू हैं, प्रीलिम्स के क्या पीवाईक्यू हैं, इन सभी की। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट को तैयार करना है, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो पहला आपने देखा कि क्या बताने वाला हूँ कि अप्रोच क्या हो आपकी तैयार करने की किसी भी सब्जेक्ट को। द्वितीय में फिर यहाँ क्या करूँगा कि इसके बाद मैं ये बताऊँगा कि मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए जीएस 2 स्टार्ट कर रहा हूँ और जीएस 2 के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। और जीएस 2 का कंप्लीटली मैं सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करवाऊँगा। इसके बाद मैं जीएस 2 के में जो पॉलिटी खंड है आपका, उसके लिए बारे में बताएंगे कि पॉलिटी के बारे में आपको क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक्स हैं, कितना प्रीलिम्स में आ रहा है, कितना मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तदुपरांत फिर हम यहाँ यह भी देखेंगे कि जीएस 2 का सिलेबस क्या है और उसमें आज ही हम नया स्टार्ट करेंगे और पहली यूनिट की इसकी जीएस 2 की समझाएंगे सिलेबस, जो कि लगभग 2 घंटे में समझाऊंगा। यानी कि सिलेबस की एक यूनिट समझने के लिए आपको लगभग 2 घंटे चाहिए। और मैं बताऊंगा कि उस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत मैं कितने आपको टॉपिक्स कराने वाला हूँ, सब टॉपिक्स कराने वाला हूँ। अंदाज से मेरा यह है कि लगभग 300 टॉपिक्स के बारे में मैं यहाँ आपको जीएस 2 में कराऊंगा। तो जीएस 2 में लगभग आपके 300 टॉपिक्स कवर होंगे, जिसमें से पॉलिटी के लगभग 200 टॉपिक्स रहेंगे। ऐसे टोटल चारों जीएस के लगभग 800 से 900 टॉपिक्स हैं आपके। तो ये आपको यहाँ मैंने पहले ही बता दिया कि 800 से 900 टॉपिक्स हैं, जिसको आप यदि तैयार कर लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही लगभग आपका कवर हो जाएगा। तो जीएस 2 के लिए 300 टॉपिक्स के करीब रखा है, जिसमें से 200 टॉपिक्स के करीब पॉलिटी का है। और यह जो 200 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आज, यह उसमें से ये लगभग आपका 200 टॉपिक्स 100 लेक्चर में होगा।
और यह 100 लेक्चर आपके 2 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे तक के होंगे, यानी कि 2 घंटे से 2 घंटा 30 मिनट का लगभग लेक्चर होगा। इसमें से आज यह आपका पहला लेक्चर है, आप समझे, 100 में से ये आपका पहला लेक्चर है। और ऐसे ही अगले 100 लेक्चर में आपको प्रीलिम्स, मेंस, जीएस जो कुछ भी रहेगा वो सब कुछ मैं इसमें कवर कराऊंगा। ये मैं कर रहा हूँ GS2 की बात, ध्यान रखिएगा। और करंट के बारे में भी इसमें इंक्लूड करेंगे, यानी कि जो ये 800-900 टॉपिक्स डिसाइड किए हैं, इसमें से लगभग हमने 200 टॉपिक्स करंट के रखे हैं, यानी कि जो अगले 200 टॉपिक्स अगले 1 वर्ष में या पिछले 1-1.5-2 वर्ष में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहे हैं, न्यूज में रहे हैं, जैसे कि अभी आपने महिला आरक्षण विधेयक देखा, ठीक है, तो ये तो वैसे भी बेसिक्स का करंट है कि 106वां संविधान संशोधन, तो ऐसे ही दल बदल विरोधी कानून रहता है, हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीदी बिक्री रहती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लगभग इसमें करंट भी कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से मैंने बताया कि क्या करने वाले हैं, चूंकि अब हम लोग यहाँ वार्तालाप ना करके सीधे चलेंगे और क्या करना है उसको करेंगे यहाँ। चलिए, अब मैं उससे पहले आपको 2-4 बातें बता दूं, वो यह है कि आपको इसके लिए क्या चाहिए कि यूपीएससी आपका हो। चूंकि ये प्रथम लेक्चर है और मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना आप सभी के लिए। और एक मेरे मित्र हैं जो कि आईएएस हैं, उनसे पूछा गया, मतलब मैंने पूछा कि सच बताना आपका आईएएस कैसे हुआ, मतलब इसका राज क्या है। अब क्या कहा होगा बंदे ने, सोचिए आप। उस व्यक्ति ने यह कहा कि सर इसके, मतलब मेरा मित्र है, कि इसका राज है कि इसका राज कुर्सी है। मैंने कहा कुर्सी क्या होता है भाई, मतलब कुर्सी कैसे राज हो सकता है। बोले कुर्सी पर यदि किसी को बैठना आ जाए तो वह आईएएस बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि कुर्सी पर बैठने का मतलब यह है कि जब आईएएस आप बनेंगे तो आपको इतना अधिक वर्क करना होगा, इतना अधिक पढ़ना होगा, यहां इतना वर्क करना होगा कि लगभग आपको 10 घंटे फाइलें देखना है, 12 घंटे, चूंकि आपकी तो 24 घंटे की ड्यूटी है तो आपको वर्क करना ही होगा। तो इसका मतलब यह कि आपको कुर्सी पर बैठना आना चाहिए 10 से 12 घंटे। यदि आप कुर्सी पर रेगुलर बैठना जान गए हैं और पढ़ाई करते हैं तब आपका आईएएस कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आपको आईएएस के लिए पहला यह चाहिए कि आपकी 8 से 10 घंटे पढ़ाई रेगुलर हो और पूर्ण मन से हो। तो इसलिए आपको ये 2.5 घंटे का लेक्चर बहुत ही अच्छे से सुनना है। और मैं सीधा साधा आपको नियम बता रहा हूं कि ये 2.5 घंटे के बाद आपको, जो मेरा ये 2.5 घंटे के लेक्चर रहेंगे, इसके बाद आपको 2 गुना समय देना है, +2 कर दीजिए, यानी कि आपको 5 घंटे देना है मेरे 2 घंटे के लेक्चर पर। तब आप ये समझेंगे कि मैंने 2 घंटे यदि आपको 2.5 घंटे पढ़ाया है तो आपको 5 घंटे देने हैं, यानी कि उस पर 5 घंटे याद करना है, उस कंटेंट को लिखना है पहले तो 2.5 घंटे और फिर 2.5 घंटे याद करना है। तो एक सब्जेक्ट को लेकर के चलिए 3 महीने तक आप, इसका मतलब ये कि एक जीएस को 3 महीने तक लेकर के आप चलिए। GS2 में आज से 3 महीने तक आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीटली। लगभग सप्ताह में कोशिश करूंगा 4 लेक्चर के करीब आपको देने का प्रयास करूंगा कि 4 से 5 लेक्चर सप्ताह में दे पाऊं। तो आपको क्या करना है, 4-5 लेक्चर को मेरे लिए, प्रत्येक लेक्चर के लिए 2.5 घंटे तो मैं पढ़ाऊंगा वह, और उसके अलावा 5-5 घंटे कम से कम देना है। यह है, यानी कि समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 गुना समय है। मैं अपने अध्ययन से, अपने पढ़ने से, अपने नॉलेज से ये जानता हूँ कि जिस चीज़ को मैंने 2 घंटे पढ़ा है किसी टीचर से, यदि 10 घंटे दिया है तो वो मुझे आज याद हो गई है, और जिस स्तर पर उस चीज़ को वह टीचर समझ रहा होता है उस लेवल पर मैं समझ रहा होता हूँ। तो यही एक खेल है पहला कि 2.5 घंटे के जो लेक्चर होंगे तो आपको धैर्यपूर्वक सुनना होगा तो, और बैठना होगा, और इसके अलावा उस पर 5 घंटे वर्क करना होगा। यानी कि 2.5 घंटे आप लिखेंगे 5 घंटे में से, और 2.5 घंटे याद करेंगे। और ऐसा
आपको 7 बार रिवीजन करना है फिर इसका। तो ये सभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ये तो अभी आगे बताने वाला हूँ। यानी कि पहला मैंने आप लोगों को बता दिया बैठना, यानी कि बैठना आना चाहिए, धैर्यपूर्वक सुनना आना चाहिए लेक्चर। और जिसको नहीं बन रहा है तो वो आईएएस छोड़ दीजिए, आईएएस मत करिए, मैं तो सीधा साधा बोलता हूँ आईएएस छोड़ दीजिए, इस मृग मरीज का में मत रहिए। दूसरे नंबर का बात यहाँ यह है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए कि भाई ठीक है जो मैं पढ़ रहा हूं उस पढ़ाई के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए, कि आपको विश्वास करना है। मैं सच बता रहा हूं, आप मेरे प्रति सम्मान रखें अथवा ना रखें कोई फर्क यूपीएससी को नहीं पड़ने वाला है। आप टीचर के प्रति कुछ भी करें, ध्यान रखिए वैसे सम्मान ही करना चाहिए क्योंकि आपके लिए कोई पढ़ा रहा है, लेकिन आप करें ना करें लेकिन उसके कंटेंट के प्रति विश्वास जरूर करें। जो पढ़ रहे हैं, जिसको आप 2.5 घंटे दे रहे हैं, तो उस पर विश्वास करके उसको याद करें, ठीक है। दूसरा मैंने यह बताया, यदि आप 2 बार करते जाते हैं तो आप लोग अगले 12 महीने में चारों जीएस का, प्री वाई मेंस यानी कि प्रीलिम्स के भी जो क्वेश्चन, प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों को लेकर के मैं चलूंगा। दोनों की टेस्ट सीरीज भी मैं यहीं ऑनलाइन कराऊंगा, सब कुछ मैं यहीं आपको मतलब यूट्यूब पर ही अपलोड करूंगा। टेस्ट सीरीज, मेंस का, प्रीलिम्स का डिस्कशन, क्वेश्चन, पीवाईक्यू, मेंस पीवाईक्यू, सब कुछ यहीं मैं कराने वाला हूं। तो मित्रों इतना ही मैं बात करूंगा, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। तो आप लोग समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये तो मैंने बताया कि कैसे आपको करना है वर्क। आगे चलते हैं, बुक्स वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा कि क्या बुक्स लेना है, क्या सोर्स होगा, सभी कुछ मैं आज बात करने वाला हूं आपसे। चलिए, तो ये देखा कि आपको बैठना है, कितना समय देना है मेरे लेक्चर को, यानी कि 2.5 घंटे के लेक्चर को 5 घंटे समय देना है कम से कम आपको। चलिए, अब आगे हम देखते हैं किसी सब्जेक्ट को तैयार करना है तो आपको क्या करना चाहिए या कितने आपके पेपर हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी सब्जेक्ट को तैयार करना है तो आपको क्या करना है, और जो मैं आपको सब्जेक्ट तैयार करा रहा हूं तो वो काम मैं करवा रहा हूं या नहीं करवा रहा हूं। तो आप यहां देखिए, यही मैंने लिखा है यहां कि किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कैसे तैयार करें, यानी कि बेहतर तैयार करने के लिए क्या करना है। जैसे अब मैं यहां फॉर एग्जांपल पॉलिटी लेकर चलूंगा कि हम लोग करते हैं GS2 के, क्या तैयार करने वाले हैं, पॉलिटी। अब GS2 के पॉलिटी के तैयार करने वाले हैं हम, तो हमें पॉलिटी तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए सर। पॉलिटी तैयार करना है, आज से 1 जनवरी से हम लोग चाह रहे हैं 2024 से कि पॉलिटी तैयार करें। क्या करना होगा मित्रों, आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम ध्यान रखना है, पाठ्यक्रम उठाना है। अब पाठ्यक्रम किसका, प्रीलिम्स का या मेंस का। देखिए प्रीलिम्स के बहुत छोटा सा पाठ्यक्रम दे रखा है, और जिससे कि आप ज़्यादा चीज़ों को अनुमान नहीं लगा सकती, इसलिए मेंस का पाठ्यक्रम आपका मूलाधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अब देखिए, तो आपको पाठ्यक्रम रखना है अपने पास, 24 घंटे अवेलेबल पाठ्यक्रम रखना है। और केवल रखना नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूं, आपको समझाते ही समझाते याद नहीं हो गया तो मेरा लेक्चर पढ़ना छोड़ देना, आप आज से ही छोड़ देना, क्योंकि आपको यदि पढ़ाते याद नहीं हुआ तो आपको छोड़ देना। आपको पढ़ते पढ़ते जितना सिलेबस में डिस्कशन कराऊंगा उतना याद हो जाएगा, और यदि नहीं हुआ तो आप फिर छोड़ दीजिएगा पढ़ना। आगे चलते हैं, तो पाठ्यक्रम आपको किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी तो पॉलिटी का पाठ्यक्रम, हिस्ट्री का पाठ्यक्रम, जियोग्राफी का पाठ्यक्रम, इन्वायरमेंट का पाठ्यक्रम। समझ में आया। दूसरा पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू किसके, प्रीलिम्स के या मेंस के, दोनों की। पीवाईक्यू दोनों की इसलिए चूंकि प्रीलिम्स में के कई सारे क्वेश्चन आते हैं किसी भी विषय को लेकर के, तो उससे आपको 2 चीजें मालूम चलेगा। अब आपको पीवाईक्यू लेना है, ठीक है, पीवाईक्यू लेना है। अब अच्छा, पाठ्यक्रम पढ़ करके आप क्या सीखेंगे, तो मैंने 2 चीज बताई, एक तो पाठ्यक्रम, एक पीवाईक्यू। अब मैं ये बता रहा हूं कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, अब विगत वर्ष के प्रश्न पत्र से और पाठ्यक्रम से आपको सीखना क्या है, क्योंकि कहे तो सभी लोग देंगे कि पाठ्यक्रम देख लीजिए, लेकिन सीखोगे क्या पाठ्यक्रम देख करके, या विगत वर्षों के पेपर आपने ले लिए लेकिन आप सीखोगे क्या उससे, क्या दृष्टिकोण बना के जाओगे कि क्या चीज निकालनी है आपको क्वेश्चन से, वो समझो आप। उसमें यह है, देखिए कि सबसे पहले पाठ्यक्रम आपको यह बताएगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या है, यह पाठ्यक्रम बताएगा।
लेकिन ये व्यापक स्वरूप में बताएगा। ये मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म टॉपिक्स नहीं बताएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं, ये व्यापक संदर्भ को लेकर के चलेगा। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम, तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और दूसरा गाइडेंस करेगा, एक दिशा निर्देश देता है कि इस दिशा में आपको चलना है, यानी कि आर्थिक विकास कहेगा, या फिर कहा जैसे शुरुआत में कहेगा, अभी पॉलिटी पढ़ाऊंगा, कि ऐतिहासिक विकास कहा उसने। तो ऐतिहासिक विकास उसने एक मार्ग दिया कि आपको कहां से कैसे ऐतिहासिक विकास करना है, यानी कि आपको ये उसने दिखा दिया कि आपको 1783 से लेकर के 1947 तक जाना है। तो एक सामान्य आपको दृष्टिकोण मिल गया कि 1783 से लेकर के 1947 तक जाना है, मतलब इसके अंदर का कुछ है। तो थोड़ा व्यापक स्वरूप में ये आपको दिशा निर्देश देता है पाठ्यक्रम। द्वितीय, तो पाठ्यक्रम से क्या सीखना है, बताइए बताइए बताइए। पाठ्यक्रम से आपको यह सीखना है कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या है, और दूसरा ये आपको दिशा निर्देशित करेगा कि कौन सी दिशा में आपको जाना है, महत्वपूर्ण कौन सी दिशाएं रहेंगी इस चीज के लिए क्या है। पीवाईक्यू से क्या सीखना है, अब आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करें तब क्या सीखे उससे। देखिए, विगत वर्षों के क्वेश्चन किसके आधार पर आ रहे हैं, आप पहले ऐसा जान रहे हैं कि पाठ्यक्रम के आधार पर आ रहे हैं। अब आपको देखना है कि जो आपने व्यापक अवलोकन किया था पाठ्यक्रम का, उसके एक एक सूक्ष्म टॉपिक्स महत्वपूर्ण क्या होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ऐतिहासिक विकास, क्या देखा, क्या देखा आपने, ऐतिहासिक विकास, आपने देखा ऐतिहासिक विकास, एक मिनट, आपने देखा ऐतिहासिक विकास, आपने देखा ऐतिहासिक विकास। अब ऐतिहासिक विकास में आपने देखा, आपको मेंस के यदि आपने पीवाईक्यू देखे हों और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू देखो हो, यदि ऐतिहासिक विकास को लेकर के, वैसे तो मैं दिखाऊंगा लेकिन मैं यहां समझाने के लिए लेकर के चला हूं। अब ऐतिहासिक विकास आपने समझा, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। अब देखो प्रीलिम्स में क्या महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू से यह मालूम चलेगा कि जो मैंने अभी बताया था कि 1783 से लेकर के 1947 तक जो भी अधिनियम रहे हैं सभी से टॉप क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 83 से 1794 से आप देखेंगे, इसके बाद 1813 से 1833 से, इस प्रकार जो भी रहे हैं लगभग सभी से आए हैं। यदि सर्वाधिक देखें, सर्वाधिक कहां से आए हैं, तो सर्वाधिक प्रीलिम्स में भी 1909 से आए हैं, 1919 से आए हैं, 1935 से आए हैं, ये भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 ये सभी है। इसके बाद 1947। अब आप मेंस की ओर जाएंगे तो ये मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया कि ये ऐतिहासिक विकास वाला टॉपिक्स, अब आप प्रीलिम्स के सिलेबस में तो आपको नहीं दिखेगा ऐतिहासिक विकास, दिखेगा क्या संविधान का ऐतिहासिक विकास, नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहा है प्रीलिम्स में। इसका मतलब यह है कि प्रीलिम्स के लिए भी आपको किस सब सिलेबस को आधार बना करके चलना है, बोलो बोलो, आपको चलना है मेंस के, ध्यान रखिए। तो अब आपने देखा प्रीलिम्स का, आपको मालूम चला कि ऐतिहासिक विकास में लगभग जो जो सर को पढ़ाना है वो सभी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पता चला सर आपको, मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया, आपको भी अभी दिखाऊंगा पढ़ाने के बाद, क्योंकि अभी आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि आपकी ऐतिहासिक विकास के बारे में आप लोग विज्ञ नहीं हैं, मुझे नहीं मालूम है कि आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में। चलिए मैं ऐसा मान करके चला हूं आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं विद्वान हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और यदि इसको सीखने मिले आपको, 1-2 लेक्चर आप देखिए, 5 लेक्चर 10 लेक्चर, हालांकि मैं यही कहूँगा सभी को कि मेरे 10 लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप मुझे निर्णय कर लीजिएगा। हो सकता है 10 लेक्चर आपके यूपीएससी में जीवन बदल दें आपका, और 2.5 लाख रुपये जैसे भी बचा दें, चूँकि मैं भी कई कोचिंग पढ़ा हूँ, ठीक है। और फिर आप जानते हैं आलोचना नहीं करना है, लेकिन चलिए, तो कुल मिलाकर के ये कि हम लोगों को ऐतिहासिक विकास यहाँ देख रहे हैं, और ऐतिहासिक विकास में हम मेंस में क्या आया है ये कैसा पता करेंगे, कुछ पीवाईक्यू क्या बताएगा। जैसे मेंस के महत्वपूर्ण मेंस के सिलेबस में तो ऐतिहासिक विकास लिखा है, लेकिन इससे क्वेश्चन क्या आए हैं, तो आप देखेंगे 1919 से क्वेश्चन आए हैं, 1935 से क्वेश्चन आए हैं, और 19 से 9 से क्वेश्चन नहीं आए हैं लेकिन आ सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये संभावित है, यानी कि 1909 से संभावित है ना। कैसा आएगा 1919 से क्वेश्चन, ऐसा आएगा कि भारत विभाजन के बीज
वैध रूप से 1909 के संविधान में उपलक्षित होते हैं या प्रतिध्वनित होते हैं। समीक्षा करें। क्या ऐसा कि जो भारत विभाजन हुआ या भारत विभाजन 1947 का ही है या 1919 के अधिनियम में इसमें बीज वो दिए थे? अब आपको मालूम हो कि यहाँ धार्मिक आधार पर मुस्लिम और हिंदुओं को प्रतिनिधित्व दिया गया था, सीटों का बंटवारा किया गया। फिर इसके बाद 1919 में भी इसको और बढ़ा करके किया गया। तो ये क्वेश्चन 1909 से बन सकते हैं इस टाइप से, और भी कई सारे क्वेश्चन बनेंगे तो उनके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो 1909 1919 से बने हैं, 1935 से बने हैं। क्यों? क्योंकि हमने 1919 और 1935 इन दोनों अधिनियमों का लगभग आधा हिस्सा हमने भारतीय संविधान में इंक्लूड किया है। तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, यानी कि मेंस में 1909, 1919 और 1935 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सर कहां से मालूम चला? ये हमने सीखा विगत वर्षों के प्रश्नों के एनालिसिस से। किस मुख्य परीक्षा के प्रीलिम्स कैसे? प्रीलिम्स को समझा तो आपको सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको विगत 10 वर्षों के आपको पेपर निकलवाना है, और वो कैसे निकलवाना है आपको कि 2013 से लेकर के 2023 तक के पेपर निकलवाने हैं, और पेपर ही निकलवाने हैं। यानी कि जो यूपीएससी पेपर लेती है वो आपको ये मेरे ग्रुप्स में मिल जाएगा। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लेकिन आपको इस पीडीएफ के लिए मेरे अभी कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे आप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। वहीं नोट्स इत्यादि ये सभी जो भी मैं अपलोड करूंगा वो वहीं आपको प्राप्त होगा। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिंक होगी, उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार के मैं एक तो सिलेबस आपको अपने पास रखना है, और दूसरा मैं दूंगा सिलेबस। ये दो चीजें अपने पास आपको रखनी है, सिलेबस और पीवाईक्यू फिलहाल। इसके बाद और भी जो अभी आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा और नोट्स दूंगा। ध्यान रखिए, आपको इतना मालूम चला होगा कि हम लोगों को पीवाईक्यू से क्या सीखना है। बोलो बोलो, क्या सीखना है? हम लोगों को सीखा है, हम लोगों को क्या सीखना है किसी भी के कि अन्य टॉपिक्स तथा प्रश्न की गहराई क्या होती है, प्रश्न का स्तर क्या है। देखो अब आपको ये मालूम चला, देखो कि व्यापक टॉपिक्स तो आपको सिलेबस से मालूम चल गए थे, लेकिन उसके अंदर जो सूक्ष्म हैं, माइक्रो टॉपिक हैं, वो कहां से आपको मालूम चले? वो आपको चले पीवाईक्यू से। किसके? मेंस के और प्रीलिम्स के, दोनों के। एक बात और पीवाईक्यू से मालूम चलती है, बोलो क्या? कि समसामयिक विषयों में से करंट में से कैसा करंट पेपर में आता है, ये आपको पीवाईक्यू बताते हैं कि कैसा करंट आता है, यानी कि किन समसामयिक विषयों को महत्व दे रहे हैं यूपीएससी वाले। तो उन्हीं के आधार पर आप आगे के वर्षों के लिए संभावना कर सकते हैं कि इस पर देगा। जैसे कि आपको एक मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, वित्त आयोग। क्या वित्त आयोग के बारे में हर बार जब नया एक वित्त आयोग बना, लगभग उसने क्वेश्चन पूछा है, और ये पूछा है कि इसने क्या अनुशंसाएं की हैं स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, या जो लोकल बॉडीज हैं उनकी उन्नति के लिए, उनके वित्त के लिए क्या अनुशंसाएं की हैं या क्या सुझाव दिए हैं। तो वित्त आयोग से क्वेश्चन आ रहा, यानी कि वित्त आयोग से क्वेश्चन क्यों आ रहा, अब ये सोचने की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे कि GS2 का जो सिलेबस है वहां संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, इस प्रकार के निकाय लगे हुए हैं। तो एक तो ये निकाय था और करंट में भी था, तो इसलिए आ रहा है, यानी कि आपके सिलेबस में था। तो आपको यदि मालूम होता कि वित्त आयोग को सिलेबस में भी पढ़ना है और करंट में भी चर्चा में है, अभी बना हुआ है, तो दोनों जगह पर है, तब ये पूछा जा रहा। यदि अकेला मान लीजिए करंट में है और यहां नहीं है, तब नहीं आएगा। जैसे कि संविधान संशोधन महिला आरक्षण विधेयक हुआ। अब महिला आरक्षण क्यों आना चाहिए बोलिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि एक तो देखो महिला सशक्तिकरण आपका टॉपिक्स लगा हुआ है यूपीएससी के सिलेबस में। द्वितीय, ये महिलाओं के प्रतिनिधित्व और लैंगिक समता की बात है, SDG को भी ये प्राप्त कर रहा है, राजनीतिक भागीदारी की उनके बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इन कारणों से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाता है कि महिला आरक्षण विधेयक अगले वर्ष में आ जाए, 2023 में आ जाए, 2024 में आ जाए, 25 में आ जाए। अगले आप 3 वर्ष में कभी भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्वेश्चन अगले 3 वर्ष में कभी भी आ सकता है। ये प्रीलिम्स व मेंस दोनों में आ सकता है, लेकिन मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किन समसामयिक विषयों से पूछा जा रहा है? वह
ऐसा कोई अधिनियम बनता है जिससे कोई राजकोषीय नीति पर, यानी कि राज्य, ऐसा कि राज्यों और केंद्रों दोनों पर प्रभाव पड़ता है, उस पर क्वेश्चन आएगा। जैसे कि जीएसटी, कर से संबंधित बात हुआ। अब इससे संबंधित पारित हुआ जीएसटी, तब से लेकर के 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आपने देखा कि व्यापक ऐसा कुछ अधिनियम बनता है कि जिससे राज्य और केंद्र दोनों प्रभावित होते हैं, उनसे क्वेश्चन आएगा। चूंकि आपके सिलेबस में यह भी लगा हुआ है, तो करंट यह बता रहा है आप लोगों को मेरे मित्रों कि किन समसामयिक विषयों को महत्व दे रहे हैं, यानी कि किन समसामयिक विषयों को तैयार करना है। यानी कि करंट तैयार तो करना है, लेकिन सब कुछ नहीं कि आप दिन भर केवल 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 5 घंटे करंट को लगे हैं, ये नहीं। आपको सिलेबस करना है कवर, उसी के साथ करंट के महत्वपूर्ण आयामों को ऐड करते जाना है, तो जिससे आपका नोट्स में वैल्यू एडिशन के रूप में आप करंट को भी संयोजित करेंगे। तो मैंने क्या बताया अभी तक? मैंने ये बताया आप लोगों को कि देखो, एक तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र 2 चीजें बताएंगे कि किन समसामयिक विषयों को महत्व देना है, या सूक्ष्म टॉपिक्स क्या है आपके, तो माइक्रो टॉपिक्स क्या है वो भी आप डिसाइड करेंगे, और अन्य टॉपिक्स तथा प्रश्न की गहराई क्या है। देखो, अब प्रश्न पूछना और प्रश्न की गहराई में जाना अंतर है। कैसे अंतर है? जैसे अब मैं बता देता हूं कि एक सामान्य लेवल का क्वेश्चन ये होता है कि वित्त आयोग से आप क्या समझते हैं। इस सामान्य लेवल का क्वेश्चन है, वित्त आयोग क्या है? हाल ही में वित्त आयोग के गठन वित्त आयोग, हाल ही में वित्त आयोग के गठन के निर्देशों का वर्णन करें। तो ये सामान्य टाइप का क्वेश्चन, एकदम सामान्य वाला कि वित्त आयोग क्या है और वित्त आयोग ने हाल ही में वित्त आयोग के गठन के जो निर्देश दिए हैं वो है। ये यूपीएससी में नहीं आता है। तो वित्त अब पूछेगा क्या कि वित्त, अब ये कनेक्ट करके पूछता है, इंटरलिंकिंग करके पूछता है कि वित्त आयोग पूछेगा। एक जगह आप वित्त आयोग पढ़ेंगे और दूसरी जगह आप पढ़ेंगे स्थानीय निकाय। क्या पढ़ेंगे? स्थानीय निकाय। दोनों टॉपिक्स अलग अलग आप पढ़ेंगे, लेकिन वो पूछेगा कि वित्त आयोग ने हाल ही में स्थानीय निकायों के वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया है। तो क्या पूछेगा? वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया है। अब देख क्या पूछ रहा है, स्थानीय निकाय अलग चीज है, वित्त, तो ये पूछेगा कि वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों की समृद्धि के लिए क्या किया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन, इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं कि किस गहराई से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल का आपको पढ़ना है, वह आपको मालूम यहां से चलेगा। चलिए, तो अभी आपको क्या मैंने बताया कि PYQ मेंस सिलेबस से और इससे क्या सीखना है। अभी हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं है मेरे मित्रों, है ना, भूल नहीं जाना रे, भूल नहीं जाना। क्या? पाठ्यक्रम। यानी कि पाठ्यक्रम आप लोगों को ये बताएगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या है और दिशा निर्देश देता है, यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताता है। जो विगत वर्ष के PYQ है वो सूक्ष्म टॉपिक्स बताते हैं, माइक्रो टॉपिक्स, और प्रश्न की क्या गहराई होगी, किन समसामयिक विषयों को महत्व देना है। अब इन सभी के आधार पर आप एक सिलेबस तैयार करेंगे, कि सभी के आधार पर आपको टॉपिक्स निर्धारण करना है, एक सिलेबस बनाना होता है। जैसे कि आपको ये मालूम चला कि मेंस के सिलेबस में यह टॉपिक्स दिए थे, करेंट मेंस के सिलेबस में यह टॉपिक्स महत्वपूर्ण थे। मुझे प्रीलिम्स से ये मालूम चला आपके प्रीलिम्स भी क्या महत्वपूर्ण मान रहा है। देखो ध्यान रखो, मेंस के लिए अंदाजा प्रीलिम्स के सिलेबस से भी लगाना है क्या टॉपिक्स महत्वपूर्ण है। तो यानी कि मान लीजिए यदि 1909, 1919, 1935 के भी अलावा यदि पूछा जाता है तो कौन से अधिनियम से पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखो कि प्रीलिम्स में भी जो उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछे जा रहे हैं उनसे पूछा जाएगा। यहाँ आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको सीधे सीधे हलवा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए,
मतलब यूपीएससी ऐसा ही है। मैं फिर भी आपको बहुत हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हेल्प केवल, मैं खुल करके बोल रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने के बाद केवल मेरी 30% हेल्प होगी। 70% हेल्प अभी मेहनत आपकी होगी। इसके बाद भी ध्यान रखो, मैं एकदम सत्य सत्य बोल रहा हूँ, एकदम आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, तो टॉपिक्स निर्धारण करना है कि मेंस के आज सिलेबस के आधार पर, प्रीलिम्स के सिलेबस के आधार पर और करंट के आधार पर, यानी कि जो समसामयिक प्रश्न आए हैं उनके आधार पर। तो इन तीनों के आधार पर आप टॉपिक्स तैयार करेंगे और ये टॉपिक्सों को आप लिखेंगे तो ऐसे टॉपिक्स आपके निकल करके आएंगे पॉलिटी के लगभग 200, यानी कि करेंट मिला करके सब कुछ नेल मिला करके 200 से भी आपके ज़्यादा हो सकते हैं टॉपिक्स, लेकिन लगभग इतना मैंने जो एसआई एनालिसिस किया हुआ है। तो आपको बताऊं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 200 टॉपिक्स में कैसे एनालिसिस करके लाया हूं और कैसे बनाया है, वो मैंने तरीका आपको समझा दिया कि मैंने क्या किया है। पहले मेंस के पाठ्यक्रम को डिटेल्स में डिस्कशन किया है, समझा है, फिर मैंने प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम को भी समझा है, उसके बाद मेंस के पीवाईक्यू को भी समझा है और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को भी समझा है। और इन सभी के आधार पर मैंने एक सिलेबस बनाया, और जिस सिलेबस में 200 टॉपिक्स हैं, और उस 200 टॉपिक्स के आधार पर हम लोगों को एक नोट्स बनाना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? टॉपिक्स निर्धारण करने के बाद बोलो क्या करना है? नोट्स बनाना है ना? तो बोलिए, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो किसकी बोलिए संविधान की जय। तो जय वगैरह बोलते रहा करिए, है ना? तो नोट्स बनाना है आपको। आगे चलते हैं। नोट्स बनाने के बाद आप नोट्स को, अपन को नोट्स का मतलब चाटना नहीं है कि अपन को चाटने से याद हो जाए, घूर घूर करके नहीं पीना है, इसको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद मतलब याद, यानी कि रामा रामा रटते रटते नहीं बिताना है उमरिया। तो नोट्स पढ़ना है आपको, नोट्स रटना है मेरे भाई। कोई ऐसा मत सोचो कि यूपीएससी में रटना नहीं पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बना करके आप लोग रटेंगे ना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और मेरी बात केवल एक लेक्चर के लिए मान के देख लीजिए आप, मेरे केवल 10 लेक्चर के लिए नोट्स रट लीजिए आप। रट लेने का मतलब ये कि लगभग 5-7 बार अच्छे से उसको दिमाग में बसाइए कि ये चीज़ है 1935 में ये बात कही थी, ये ढांचा लिया था, ये 1935 से संविधान राज्य व्यवस्था में लिया है, 1919 का ये। तो कुल मिलाकर के जो भी मैं पढ़ा हूँ 10 लेक्चर का आप याद करिए। 10 लेक्चर बाद आप कहेंगे सर हटो एक तरफ, इधर एक लाइन में हो जाओगा, आपसे अच्छा मैं पढ़ाऊँगा, ये कहेंगे आप। और सर को आप एकदम किनारे कर देंगे, है ना? कहेंगे कॉन्फिडेंस में आ गया है ना? चलिए, तो इसका मतलब ये कि आपको याद करना है मेरे भाई। याद करने के बिना कुछ नहीं होगा। इसका आपको लगभग इस नोट्स का 7 बार रिवीजन करना है। बोले सर अभी तक मैंने इतना कांड कर लिया, अभी तक मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, करंट नहीं पढ़ा, किसी कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़े, और सबसे बड़ी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो आपको अभी कुछ नहीं करना है। जैसा मैं बता रहा हूं आपको, जो मैंने नोट्स पढ़ा रहा हूं, यह नोट्स पढ़िए, उसको याद करिए मेरा नोट्स, फिर 7 बार रिवीजन करिए मेरे नोट्स का ही। और नोट्स का रिवीजन ऐसे नहीं कि 7 बार आप पहले पूरा नोट्स का रिवीजन बन जाए फिर सर करूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं भाई। मेरा एक लेक्चर बना है ना, अब मेरा लेक्चर 7 बार सुन लीजिए। मेरा लेक्चर मत सुनिए 7 बार, लेक्चर 2 बार 3 बार में भी आपको अच्छा सा आ जाएगा, उससे ज़्यादा मत सुनिए मेरे लेक्चर को। और सुनना भी है तो आवाज़ बढ़ा करके सुन सकते हैं, स्पीड बढ़ा लीजिएगा। आपको क्या करना है? आपको ये रिवीजन ऐसा करना है कि जैसे मैंने एक टॉपिक्स पढ़ा दिया, ठीक है, तो उसी टॉपिक्स को 7 बार आपको बार बार पढ़ लेना है। यानी कि उसी दिन आप 7 बार पढ़ लीजिए, मैं तो कहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि अगले 7 मतलब 1-2 दिन के अंतराल पर आप उसको रिवीजन करिए। तो उस रोज को रिवीजन करना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आपको स्वयं से मेंस के क्वेश्चनों को एनालिसिस करना है। थोड़ा सा क्या करोगे? प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन करोगे एनालिसिस। क्या करोगे? क्वेश्चन एनालिसिस करोगे स्वयं से, क्योंकि अब आपके अंदर वो क्षमता विद्यमान हो गई है कि आप क्या बेसिक समझ चुके हो, नोट्स याद कर चुके हो, आपको मेरा नोट्स याद है। अब आप किसी भी क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो आप उसमें 70% लिखने की उम्मीद हो गई, यानी कि उस क्वेश्चन को 60-70% लिख पाओगे इतना पढ़ने के बाद। फिर आपको क्या करना है? कुछ बुक्स उठानी है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो आप,
कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो, किसी के लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। यानी कि मेरा नोट्स पढ़ने के बाद जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो आप। लेकिन आपको पहले स्वयं से इन टॉपिक्स के नोट्स बना करके याद करना है। मैंने इसमें करंट के भी टॉपिक्स ऐड कर रखे हैं, ठीक है। अब तो मान लीजिए आपने सब कुछ पढ़ लिया, नोट्स हो गया। अब आपका असली परीक्षा कहाँ होगी, कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने वो सब्जेक्ट तैयार कर लिया अथवा नहीं किया। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज में करवाऊंगा, और टेस्ट सीरीज करना है। कैसे टेस्ट सीरीज करना है, अब आपको इतना करने के बाद टेस्ट सीरीज करना है। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लाइए। ऐसा नहीं करना है आपको कि कंप्लीट सभी जीएस हो जाए तब हम प्रीलिम्स करेंगे, कि टेस्ट सीरीज करेंगे। यानी कि पॉलिटी हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, इकोनॉमी हो जाए, इन्वायरमेंट हो जाए, तब हम पॉलिटी की टेस्ट सीरीज, सभी टेस्ट सीरीज एक साथ करेंगे। नहीं, आप सेक्शनल उठाइए। जैसे कि 2023 की पॉलिटी की किसी भी कोचिंग की 4 टेस्ट सीरीज ले लीजिए आप, प्रीलिम्स की 4 टेस्ट सीरीज ले लीजिए आप पॉलिटी विषय की, और उनको लगाइए। और यदि आपके अच्छे क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, तब आप, और आप पर क्वेश्चन बन रहे हैं, तब आप समझिए आपकी तैयारी है। ध्यान रखिए। और कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कत होती है, तो मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में कहिए या ग्रुप में कहिए, तो मैं आपको उसके जो भी समस्या आए वो बताऊं। दूसरा आपको क्या करना है, मेंस टेस्ट सीरीज तुरंत लगाना है सब्जेक्ट के बाद। तो मेंस टेस्ट सीरीज आपको करनी है। अब आपने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज किया, मेंस टेस्ट सीरीज लगाया, आपने लिखा, अच्छा रहा। अब इन दोनों के जो आंसर फॉर्मेट होते हैं उनका एनालिसिस करना है। प्री का और मेंस का आंसर फॉर्मेट का एनालिसिस करना है। और जब इसका एनालिसिस करेंगे आंसर प्रीलिम्स का, तो इससे कुछ कंटेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप पढ़ेंगे ना तो प्रीलिम्स के क्वेश्चनों में कुछ कंटेंट तो पढ़ेंगे ना, कि जो क्वेश्चन रहेगा उसका डिस्कशन होगा। ऐसे मेंस के कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके डिस्कशन पढ़ेंगे। तो जब आप इन दोनों की डिस्कशन पढ़ेंगे तो उस डिस्कशन में कुछ कंटेंट होगा मेरे महाराज, जो आपके नोट्स में नहीं लिखा होगा, ऐसा जरूर होगा। समझ में आ रहा। तो अब आपको जो कंटेंट उसमें मिलेगा उसको नोट्स में ऐड करना है। यानी कि टेस्ट सीरीज का कंटेंट आपको नोट्स में ऐड करना है। अब आपका नेट्स फिर वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और ऐसे ही आपको करंट के टॉपिक्स पढ़ते रहना है और अपने नोट्स में ऐड करते रहना है। उसी नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहना है। इसके साथ आप घटना चक्र भी लगा सकते हैं थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए, कि उसमें 100 छोटे छोटे क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो फैक्चुअल जानकारी आपको रट जाती है इस घटना चक्र से। तो ये जो मैंने लिखा है, इस प्रकार आपको कंप्लीटली एक विषय तैयार करना है। तो मैंने ये पॉलिटी का बताया है, यहाँ एग्जाम्पल लेकर के ऐसे ही आपको सभी विषय को करना है। जब हिस्ट्री करें तो हिस्ट्री का सिलेबस ले लें, जियोग्राफी करें तो जियोग्राफी का सिलेबस ले लें, और उस अकॉर्डिंग आपको यही एक काम करना है कि आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम, विगत वर्ष के पीवाईक्यू, ये सब क्या सिखाते हैं वो सीख करके आपको अपने टॉपिक्स निर्धारण करना है। टॉपिक्स के बाद नोट्स बनाने हैं, नोट्स को याद करना है, नोट्स को याद के बाद रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद अन्य आपको जो बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी वगैरह, वो सब पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब आपको मैं तभी बताऊँगा जब मैं पढ़ा दूंगा अपना कंप्लीट कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंस टेस्ट सीरीज करना है, और प्रीलिम्स और मेंस के जो भी आपको कंटेंट एक्स्ट्रा मिलता है उसको नोट्स में एडिशन करना है, वैल्यू एडिशन करना है, और तब आप समझिए कि एक विषय आपका कंप्लीट हुआ है। ऐसा करने में आपको लगभग किसी विषय को मुझे लगता है अच्छा खासा समय लगेगा, लेकिन बात यह है कि आपको एक बार तैयारी करनी है या 10 बार, ये आप सोच लीजिए। और मैंने अपनी जर्नी से यही सोचा है। मैंने 10 बार तैयारी की है। एक बार मैंने केवल लेक्चर देख करके नोट्स बना लिए, ठीक है। फिर मैंने हिस्ट्री के लेक्चर देखे, फिर नोट्स बनाए। फिर मैंने पॉलिटी के लेक्चर देखे, पॉलिटी के नोट्स बनाए। मतलब एक एक सब्जेक्ट के लेक्चर देख करके नोट्स बना लिए। जब तक मेरा 10-12 महीने बाद एक सब्जेक्ट खत्म, मतलब कंप्लीट लेक्चर के नोट्स बने, तब तक पहला नंबर का जो सब्जेक्ट था उसको हम 0 सन्नाटा हो गए, और हमें वही समझ में नहीं आ रहा था कि हमने कौन से लेक्चर का क्या कहाँ लिखा। ना हमने पीवाईक्यू लिखे, ना मेंस के लिखे, और ऐसी स्थिति में रहे कि ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन लिखे, ना मतलब देखे मैंने करके, और ना ही मेंस की टेस्ट सीरीज लिखी। फिर अगले साल मैंने सोचा कि अब हम इसमें करंट एडिशन करेंगे, तो एक साल करंट एडिशन होता रहा।
फिर सोचा मैंने मेंस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, तो ये सब होता रहा। इस प्रकार से अब एक साथ सभी लेकर के यदि चलना है तो इसी अकॉर्डिंग करना होगा। मैं ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ मैं यही करवाने वाला हूँ। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको स्वयं ऐसा करना है? नहीं मेरे भाई, आपको ना ये पाठ्यक्रम यानी कि आपको ये सब नहीं करना है। आपको टॉपिक्स निर्धारण करके मैं लाया हूँ और इन्हीं टॉपिक्स को इधर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो टॉपिक्स पढ़ते जाना है, लेकिन आपके अंदर एक अप्रोच होना चाहिए कि आपको कैसे करना है तैयार। आपको समझ में आना चाहिए कि सर कहाँ से ये बना कर ला रहे हैं। रॉकेट साइंस नहीं है ये कि सर एकदम व्युत्पन्न कर रहे हैं, नवाचार करके, मतलब ऐसा कुछ करके ला रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कैसे बना रहे हैं सर टॉपिक्स, और कहाँ से ये सब टॉपिक्स निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं टॉपिक्स। तो ये सब PYQ का ही खेल है महाराज, सिलेबस का ही खेल है, ठीक है ना। ये मोदी मैजिक नहीं है ना, समझ रहे हो, मोदी मैजिक नहीं है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ सिलेबस है और आपका सिलेबस है। तो मैंने अभी तक यही समझाया कि किसी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। ये आपका अभी तक यही रहा कि किसी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए क्या रहेगा। अब इसके बाद हमारा ये जो अगला लेक्चर है इसमें यह रहने वाला है कि हम पॉलिटी का सिलेबस समझेंगे और पॉलिटी विषय को स्टार्ट करेंगे। तो मित्रों मैंने इस विषय में केवल यही समझाया है कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। अब मैं आगे से आपको GS2 के बारे में बात करने वाला हूँ, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद।